आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं कहानी कहने वाली हूँ उसका नाम है गुनाहों का देवता और यह उपन्यासकार धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। गुनाहों का देवता हिंदी उपन्यासकार धर्मवीर भारती के शुरुआती दौर के और सर्वाधिक पढ़े जाने वाले उपन्यासों में से एक है। यह सबसे पहले 1959 में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्रेम के अव्यक्त और अलौकिक रूप का अत्यंतम चित्रण है। साजिल्द और आजिल्द को मिलाकर इस उपन्यास के 100 से ज़्यादा संस्करण छप चुके हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गिना जाता है। इस कहानी का ठिकाना अंग्रेजों के समय का इलाहाबाद रहा है। कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, चंदर, सुधा और पम्मी। पूरी कहानी मुख्यतः इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर सुधा के पिता यानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के प्रिय छात्रों में से हैं और प्रोफेसर भी उसे पुत्र तुल्य मानते हैं। इसी कारण चंदर का सुधा के यहाँ बिना किसी रोक टोक के आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे सुधा कब दिल दे बैठती है यह दोनों को पता नहीं चलता, लेकिन यह कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह भक्ति पर आधारित प्रेम था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान दिया था। चंदर सुधा से प्रेम तो करता था, लेकिन सुधा के पापा के उस पर किए गए एहसान और व्यक्तित्व, उस पर हावी आदर्श उसके कुछ ऐसे ताना बाना बुनते हैं कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से नहीं कह पाता। सुधा की नज़रों में वह देवता बने रहना चाहता है और होता भी यही है। सुधा से उसका वैसा नाता है जैसे एक देवता का भक्त से होता है। प्रेम को लेकर चंदर का द्वंद्व उपन्यास के ज़्यादातर हिस्सों में बना रहता है। नतीजा यह होता है कि सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। मैंने इस कहानी को अपनी आवाज़ देने की एक कोशिश भर की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, मेरे कहने का अंदाज़ सही लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और पतली परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं और चाहो जो हो। मगर इधर क्वार कार्तिक और उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नस्टर्शियर्स और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों से भी खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों की मिजाज से छेड़खानी करती चलती हैं। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पौ फटने के पहले आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक, प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूतों की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग की पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन
जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद दरी की पेशावरी सैंडल, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई रूखी भूरी लटे। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थीं और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर असंतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोच कर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थी और पेड़ों की छाया का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसई रंग के उस फूल पर गहरे बैगनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिकल में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम तो जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ। आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकेदार, हंसमुख, फब्तियाँ कसने मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात मैं तो स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं? नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा, आओ, अब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक घूम ही ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने ऐसा देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूलती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलोसोफर? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं ये कवि। मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसारिया हैं, एमए में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका छोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गदगद गुदगुदाई। बिसारिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसारी बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसारिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुरा और बोला, है यार, शगल की चीज छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसारिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसारिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस में बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी ही होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है, मसलन क्वार, कार्तिक या फागुन चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसारिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसारिया ने कुछ उज्जलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा,
आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग। पहले परिचय तो कर लो आपस में। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप श्री रविंद्र बिसारिया, इस वर्ष MA में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर, का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह है कि तुम्हें इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति से तुमसे कहा कि तुम कोई और काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गया। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। आप तो राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन और कवि सम्मेलन सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसी कविता सुनाता है। तब बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बना। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी। वे लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टियो में कार रुकी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी होती। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदन हंसा, तुम्हारा दिमाग तो खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की, चंदन ने उसका कंधा पकड़कर आगे चलते हुए कहा। वाह रे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठकती झेंपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं? तो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूं किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटकती और बोली, बैठ जाओ चंदर, अब मैं घर जाऊंगा। यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाल बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर मैं तुम्हें पहुंचाए देती हूँ, मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? अब तुम जो सोच रहे हो उसी बहाने तुम्हें सुधा चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है कि मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो जाओ।
चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों कविता की किताबें उठा लाई, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली। तुम कहो तुम्हें समझा दे, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर लेकर चलो इन्हें ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह, सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सूखकर गोभी हो रहा है और चाय नहीं पियेंगी। बंगला आया तो सुधा ने महाराजी से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंदर कपूर को अपना हो चुका था जब से वो अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर को के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षण और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी से वजीफे के लिए अपने लिए कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी और अधिक आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया। उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अक्सर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिसने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उसे इतना अपनापन बनाए रखा कि धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा। यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, जैसे सभी कुछ उसके अपने थे और सभी का उसके जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले वह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक वह भी चंदर की अपनी होती गई थी। इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी, और जब डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे तब तक वो स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था से ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल में अपनी बुआ के पास एक गाँव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने पर गाँव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गाँव की औरतों के हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया, तो डॉक्टर साहब उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वो आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन को चौका उठा देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उससे मालिक को दांत भी काटा कहा था। चंदर से वह जरूर बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे न बोलते थे, तो वह रो रो कर सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर लेती थी। तब चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुधा की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों पर यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था, और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारे झुंझुलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी एक तरह से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर इतना ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसके बचपन फिर लौट आता था। जब तक वह चंदर को खिंचाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती रहती है। शिकायतें भी क्या क्या होती। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा
रखा था, या चंदर ने उसे डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताया। चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डांट देंगे तो खुशी से फूलती और चंदर के आने पर आंखें नचाते हुए चिढ़ाती है। कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखी थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार की चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उसे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काज काम करते हुए स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था और उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें, स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न जाने न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे और उसे जो स्नेह पाकर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से घर जाकर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इस सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता था। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती थी तो सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा के स्वास्थ्य की चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तहान के बाद जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवाई ले आई और चंदर से जिद करने लगी कि पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन देखकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब जाकर कहीं उसकी जान बची। इसलिए जब सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी और अगर उसमें स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद उसकी लंबी चौड़ी मनुहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसे देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला है और थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद उसने अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर अपने ठाट से पीने लगी और बेतकल्लुफी से दूधिया का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो? तो और क्या, खाली चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद है, ना ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मा उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुँह बुचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही झुककर उस गिरे हुए संतरे को नीचे उठाने लगी, चंदन झट से उसका प्याला अपने सामने रख दिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी तरफ बढ़ाते ज्यों उसने एक घुट चाय ली तो उसे चौंक कर बोला, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल लिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदन ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ नहीं बोली। चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारे गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा,
हमारी दावत तो कभी नहीं की। आहा, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? सुधा ने मजाक का परिचित कर बहुत बीजा भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़ बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब ला कर उठाकर बोली, लो इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊँ टाइप करने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा के हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई, बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखते हुए बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आए जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना, ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा, वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर चंदर फिर चला कि सुधा ने फिर पुकार, सुनो, एक बार में क्यों नहीं दे देती सब? चंदर ने झल्लाकर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो दो बड़े बुलडॉग हैं। यह कहते हुए उसने गाल फुलाकर आंखें फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा, सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों की बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटक पर, जिसके खंभे की कॉर्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड की तरफ लिखे हुए अधमीठे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिला। लिफाफे पर लिखा था मिस डिक्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो हाथे में कुड़कुड़ा रहा था। उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और पंख फड़ाकर चीखते हुए जान छुड़ाकर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने उबकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फाँद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टियो खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे, उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी का जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों का झोपड़ियाँ हो। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का तेज झोंका चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखता है बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविसें और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। सचमुच वह रोजलान था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई मालिक काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगमबेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों के रंग में, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिसकी चमक, जिसकी रोशनी और जिसकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नस्टर्सियस और स्वीपी का फ्लाक्स
कोई भी मौसमी फूल न था, सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी। बेगमबेलिया भी थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद कहीं उनकी छाट काट का बाग चला था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी की ज़िंदगी से जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तान कह जाए। पौधों की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए वह गुलाब को रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है। यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों से पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार से उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी ही जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें सात हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा है। बेगमबेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी है। चंदर ने सोचा उसे तोड़ लें, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका ही कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से वह हाथ बढ़ाया ही था, गरज कर कहा, Here are you, I have can't handed today। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया, उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और पीछे मुड़कर देखा तो बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़ते हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने तुम्हें पकड़ा। रोज चुपके से चले आते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर ढकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाए अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी हीरोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना भी हक नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच जैसे वह रोने लगा हो। चंदन ने उसका रोना देखकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलत फहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो। अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मुझे मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर न होता तो तुम्हें बीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने मुझे गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें भी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो मुझे मार डाला। पॉपी, टॉमी, अरे मेरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। क्या है बर्टी, चिल्ला क्यों रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेड गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे से देख रहा था। मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मिस डिक्रूज हूँ,
देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम आवाज़ बदल दी। मिस बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है तो तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। और उसने अब घबरा कर कहा, माफ़ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में और साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता जब से इसकी पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदर ने बिगड़ कर कहा, देखिए पूरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के इस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा। उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्य स्नाता सचेता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे मैं बेड गाउन में भाग आई। और बेड गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और अपनी पोशाकों पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि कोई 23 बरस की दुबली पतली तरुड़ी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरफ हल्की पतली भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ लाया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम। मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है देखिए, कहकर उसने झुककर खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत किड़किड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल बाद मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया। पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदन आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से खुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला सा चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक मैनेज का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले का बहुत हल्का सा पाउडर जो बहुत नज़दीक से मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई और निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई। बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनाया से सहानुभूति दिखा और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती है वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ न हो, कम से कम वो अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हर्जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष पर हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? मिस्टर कपूर ने बहुत ही शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागज़ों पर नज़र गड़ाए हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी
और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और वह मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागजों को फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम दोनों लोगों में नींव जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने आप को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करने लगे थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए लेकर गए, सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, वह बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था। इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटे गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब और बॉल डांस था। उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में आकर उनकी उंगलियों जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई बहुत बिगड़ी और बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी बिगड़ गया और उस दिन से जो दोनों में खटकी फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक शॉर्टेज को प्यार करने लगी। बर्टी का इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की ने कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने शॉर्टेज के प्यार जारी रखा, लेकिन बीमार में बर्टी की सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि सब लोग जानते थे कि बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, यह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर वहीं गुलाब के पेड़ों के बीच बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई। तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और साफ सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथों से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बहुत बड़ा सा कमरा जिसके चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी जिसमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी के नीचे में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानती, मेरी नानी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनॉली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौसाम्बी की खुदाई करवाई थी। वो तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेजी नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और हम लोगों को अब मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे मेरे खानदान के अटॉर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कॉपी लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थीं और तेज इतनी कि 1 घंटे में लगभग उसने आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद किया और बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुकाकर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतल्लुकी से हाथ रखकर बोली, क्यों एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ।
लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा अब बिना चाय के, पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठा और कलम निकाल कर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ। क्या आप सिगरेट पीती? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिलों से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में मिलेगी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।